Good morning, students. Today we are going to do a chapter Poets and Pancakes by Ashoka Mitran. ये 12th क्लास का चैप्टर है और अशोका मित्रन इसके राइटर हैं। अशोका मित्रन एक बहुत ही फेमस तमिल राइटर हैं और ये चैप्टर फिर इंग्लिश में लिखा गया है। राइट, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि पैनकेक्स क्या होते हैं। राइट, इस तरह से पोएट्स एंड पैनकेक्स ये हमारा चैप्टर है और ये हमारे अशोका मित्रन है। अशोका मित्रन की ये पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अशोका मित्रन है। और पैनकेक्स जो होते हैं इस तरह से मेकअप का सामान होता है। जो साइड में दिखाया हुआ है चेहरे पे लगाने का, इसको पैनकेक बोलते हैं। अदरवाइज़ आप लोग पैनकेक एक खाने की चीज़ भी होती है, लेकिन एक मिठाई की तरह का होता है, उसको हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। राइटर ने उसको यूज़ नहीं किया, उसके बारे में नहीं बताया। इस पैनकेक के बारे में राइटर ने जो है डिस्क्राइब किया है यहाँ पे कि पैनकेक्स क्या होते हैं और पैनकेक्स को कैसे जेमिनी स्टूडियो में यूज़ किया गया। तो ये हमारा चैप्टर है 12th क्लास का, फ्लैमिंगो बुक का, ठीक है। और पोएट्स एंड पैनकेक्स। पैनकेक सजने संवरने के लिए मेकअप के एक ब्रांड नेम है या ट्रेडमार्क होता है, जो जेमिनी स्टूडियो में ट्रक भर के लाया जाता था। जेमिनी स्टूडियो, ये जेमिनी स्टूडियो की आपको पिक्चर्स दिखा रही हूँ कि जेमिनी स्टूडियो में यहाँ पे ट्रक भर भर के ये सामान लाया जाता था। क्यों? लोगों का मेकअप करने के लिए, जो आर्टिस्ट होते थे उनका मेकअप करने के लिए सामान लेके आया जाता था। और बहुत सारी जो फेमस एक्ट्रेसेस जो थी, इस तरह से ये पैनकेक्स होते हैं। हम इन पैनकेक्स को, ये खाने के होते हैं, इनको नहीं यहाँ पे यूज़ किया गया है। इन पैनकेक्स के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे बहुत सारे फेमस एक्ट्रेसेस थी, जैसे ग्रेट गार्बो, मिस गौहर, वैजयंती माला, उन सब ने इन पैनकेक्स को यूज़ किया होगा। बट राइटर कहता है कि शायद रति अग्निहोत्री ने तो इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। इसका मेकअप रूम अब कैसा था, आगे डिस्क्राइब कर रहा है राइटर के। मेकअप रूम कुछ इस तरह का था। ये सैलून जैसा दिखता था। ये मेकअप रूम जैसे कि कोई नाई की दुकान हो बाल काटने की, बड़ी सी, ऐसा कुछ दिखता था। इसमें बहुत सारे मिरर्स लगे हुए थे और लाइट्स लगी हुई थी, बड़े बड़े मिरर्स और इनकैंडेसेंट लाइट्स। इनकैंडेसेंट लाइट्स, ये इस तरह की जो लाइट्स हैं, इनको इनकैंडेसेंट लाइट्स बोलते हैं हम लोग। ये लगी थी। हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पे, इन इनकैंडेसेंट लाइट्स क्या होती हैं और कैसे यूज़ होती थी, उसको लेके एक फायरी मिजरी क्वेश्चन भी बनता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ ये जो लाइट्स लगी हुई थी, जो लोग इस मेकअप रूम में आते थे, एंड दे हैड टू बियर दीज टेरेबल हीट ऑफ दीज लैम्प्स। ये लैम्प्स की जो ये लाइट इतनी भयानक होती थी कि इनको बियर करना पड़ता था। जो भी आर्टिस्ट इसमें आता था वो स्किन को पूरी तरह से जला देता था। दिस इज वाइट द राइटर मीन्स बाय फायरी मिजरी, और यही फायरी मिजरी थी और कुछ भी नहीं है। फायरी मिजरी जैसे ही क्वेश्चन आता है, कई बार बहुत कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को कि ये फायरी मिजरी क्या आ गया। बस इतना सा ये क्वेश्चन है कि जो ये लैम्प्स थे, इनकैंडेसेंट लाइट्स थी, इनसे जो आग, जो हीट इतनी गर्म निकलती थी, जब वो आर्टिस्ट के चेहरे पे जाती थी तो वो स्किन को जलाती थी। तो दैट वाज कॉल्ड फायरी मिजरी। राइटर देन टॉक अबाउट मेकअप गैंग। मेकअप गैंग के बारे में बताता है, विच टर्न डिसेंट लुकिंग पर्सन इनटू हीडियस मॉन्स्टर्स, जो इतने अच्छे दिखने वाले लोगों को भी भयानक राक्षस के रूप में दिखा देते थे। अब ये भयानक राक्षस इस तरह के रूप में बना देते थे। ये मेकअप आर्टिस्ट जो होते थे, वे शायद उन्हें फिल्मों में सुंदर दिखाई दें, ज़्यादा ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगें, ऐसा इसलिए करते थे। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज हेडेड बाय महाराष्ट्रियन, एक महाराष्ट्रियन था मेकअप डिपार्टमेंट का जो हेड था। मैन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड कम्युनिटीज वर्क अंडर हिम, एंड दस हियर वॉज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन की भी अगर हम बात करें तो नेशनल इंटीग्रेशन का ये एक यहाँ पे जो है बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। और एयर जो है उस टाइम पे ऑल इंडिया रेडियो में भी नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में चर्चा होती थी। और ये मेकअप रूम जो पूरी तरह से अपने आप में जो है एक नेशनल इंटीग्रेशन को शो कर रहा था, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से यहाँ जो है लोग आए हुए थे और यहाँ पे काम करते थे। एंड देयर वाज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। द ऑफिस बॉय, अब हम बात कर लेते हैं ऑफिस बॉय की। वो एक्चुअली नो बॉय, ये कोई लड़का नहीं था, ये कोई 40 साल का एक आदमी था। ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड पर्सन, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड था। ही हैड जॉइंड द स्टूडियोज विद द एम ऑफ बिकमिंग ए स्टार। अब ये भी आपका क्वेश्चन बन जाता है बहुत इंपॉर्टेंट कि ऑफिस बॉय के कैरेक्टर स्केच के बारे में लिखिए, या वो कौन था, कैसा था। अब ये फ्रस्ट्रेटेड था बहुत ही। क्यों फ्रस्ट्रेटेड था? ये डायरेक्टर या एक टॉप स्क्रीन राइटर या फिर लिरिक राइटर बनने के लिए आया था, और जबकि बन गया बेचारा एक सिर्फ ऑफिस बॉय।
तो ये बड़ा ह्यूमरस सा चैप्टर है। इस तरह से हर मतलब जो है हर चीज़ को, जो इतनी सीरियस चीज़ थी उसको भी बड़े ह्यूमरस वे में दिखाया है। नेक्स्ट, द राइटर डिस्क्राइब्स अबाउट कोथामंगलम सुब्बू के बारे में बताता है। तो अब ये नंबर 2 था स्टूडियोज में, कोथामंगलम सुब्बू जो था। ही हैड टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज इन हिज टाइम। कोथामंगलम सुब्बू को भी अपने टाइम में बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी। बट वर्च्यू ऑफ हिज मैनी क्वालिटीज ही हैड अटेन्ड द पोजिशन ऑफ नेक्स्ट टू द बॉस। लेकिन नेक्स्ट टू द बॉस बन चुका था अपनी मेहनत की बदौलत। इसने बहुत अपनी मेहनत की थी, जिसकी वजह से ये नंबर 2 बना था जेमिनी स्टूडियोज में। ही वॉज चीयरफुल एंड टेलर मेड मैन फॉर फिल्म्स। टेलर मेड मैन था, मतलब पूरी तरह से टेलर मेड होता है, पूरी तरह से फिल्मों के लिए ही जो बना हो, तो वो इंसान था, ये टेलर मेड मैन था जो कोथामंगलम सुब्बू था। तो ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कोथामंगलम सुब्बू का कैरेक्टर स्केच लिखिए। तो उसके बारे में अब आपको बता दिया कि कोथामंगलम सुब्बू कौन था, टेलर मेड मैन था। ये बहुत चीयरफुल नेचर का था और बहुत अच्छे तरीके से इसने अपनी मेहनत के बदौलत आगे बढ़ के नंबर 2 बना था जेमिनी स्टूडियो में। लेकिन इसके बहुत सारे एनिमीज थे, सबको लगता था पता नहीं शायद इसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एंड वन ऑफ देम वाज ऑफिस बॉय ऑल्सो। ऑफिस बॉय को भी यही लगता था कि शायद इसकी वजह से अगर ये नहीं होता ना तो आज मैं शायद यहाँ स्टूडियोज में नंबर 2 पे होता। तो इस तरह से बहुत सारे लोग जेलस फील करते थे सुबू से। ही हेल्ड सुबू रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल हिज वोज ऑल्सो। जितने उसके दुख थे, दुखों का कारण, जो ऑफिस बॉय था अपने दुखों का कारण कोथामंगलम सुबू को मानता था। Referring to himself, writer says that he had small room at his office. अब ये इस तरह का ऑफिस रूम था राइटर का, जिसमें वो बैठ के ये छोटा सा रूम था। यहाँ पे जो है एक फ्रेंच विंडो भी लगी हुई थी। लेट्स सी अबाउट व्हाट इज फ्रेंच विंडो। ये इस तरह की जो विंडो होती है उसको हम लोग फ्रेंच विंडो बोलते हैं। वहाँ पे एक फ्रेंच विंडो लगी हुई थी और ये छोटा सा रूम था यहाँ पे। इसका ऑफिस था, ऑफिस बॉय का। और यहाँ पे दिन भर बैठ के ये न्यूज़ पेपर कटिंग करता रहता था। और स्टूडियो में हर कोई सोचता था शायद इसके पास कोई काम धंधा तो है नहीं, दिन भर न्यूज़पेपर्स इकट्ठे करता रहता है, उनकी कटिंग करता रहता है, ये भी कोई काम हुआ। जेमिनी स्टूडियोज़ में एक शानदार मैस भी थी। फिर उसके बाद एक शानदार मैस के बारे में राइटर बात करता है। एक बड़ी सी मैस जहाँ सब लोग इकट्ठा खाना खाते हैं, कुछ इस तरह से। तो शानदार मैस थी जिसकी कॉफ़ी बहुत फेमस थी। और जो ये कॉफ़ी है वो दिन भर मिलती रहती थी और रात को भी ज़्यादातर टाइम पे भी अवेलेबल होती थी, जो लोगों को रिफ़्रेश करती थी ये कॉफ़ी। यहाँ ज़्यादातर लोग खादी पहनते थे और गांधी जी को पूछते थे। अब हम बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद राइटर बात करता है फ्रेंच बुचमैन की। जो फ्रेंच बुचमैन है उसकी मॉरल रिआर्मामेंट आर्मी के बारे में, जो लगभग 1952 में मद्रास आई थी। एंड दे वर 200, जो 200 मेंबर्स। ये जो मॉरल आर्मामेंट रीआर्मामेंट आर्मी थी, इसमें लगभग जो है 200 लोग थे। एंड दे प्रेजेंटेड 2 प्लेज इन मोस्ट प्रोफेशनल मैनर्स। और कुछ वर्षों तक तो लगभग सभी तमिल नाटक जो थे उन्होंने एमआरए को, मॉरल रिआर्मामेंट आर्मी का जो स्टाइल था उसको फॉलो करते रहे। तमिल में जितने भी नाटक थे वो सब इतनी पॉपुलर हो चुके थे। इसके 2 प्लेस तो बहुत पॉपुलर हुए थे। जेमिनी स्टूडियोज़ ने बार बार उनको प्ले किया था। और जेमिनी स्टूडियो के स्टाफ ये डिफरेंट नेशंस के लोग थे। जो डिफरेंट नेशन के लोग थे इस मॉरल रिआर्मामेंट आर्मी में, उनकी मेहमान नवाजी करने में जेमिनी स्टूडियो के लोगों को बड़ा ही मज़ा आता था। ये भी कुछ ह्यूमरस वे में या सरकास्टिक वे में राइटर ने जो है लिखा है, शो किया है यहाँ पे। In the end, writer describes about the visit of Stephen Spender. स्टीफन स्पेंडर कौन था? अब ये एक पोएट था स्टीफन स्पेंडर, जिसके बारे में बिल्कुल एंड में राइटर ने डिस्क्राइब किया हुआ है। एक्चुअली इसके विजिट के बारे में किसी को पता ही नहीं था। ये स्टीफन स्पेंडर की पिक्चर मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ। ये स्टीफन स्पेंडर जो हमारी एक पोएम भी है हमारे सिलेबस में, वही स्टीफन स्पेंडर ये पोएट है। तो इसके विजिट के बारे में कुछ पता नहीं था, ज़्यादा कुछ इस पोएट के बारे में पता भी नहीं था लोगों के, ये कौन है कौन नहीं। देयर वाज अ बिग न्यूज़ अबाउट द जेमिनी स्टूडियो वाज गोइंग टू हैव अ वेरी स्पेशल विजिटर। बस यही लगता था कि वो बहुत स्पेशल विजिटर आने वाला है। ही वॉज अ पोएट फ्रॉम इंग्लैंड। ही वॉज अ टॉल एंड सीरियस लुकिंग इंग्लिश मैन। ही वॉज अननोन टू एनी वन एट द
स्टूडियोज, वो स्टूडियोज में किसी को जानता तो था ही नहीं, ना ही स्टूडियोज में कोई उसको जानता था। द बॉस रीड आउट अ लॉन्ग स्पीच, उसके स्वागत में एक लंबा सा स्पीच बॉस ने दिया था, और उसके बाद फिर पोएट ने बोलना स्टार्ट किया। द लिसनर्स वर डेज्ड एंड साइलेंट, बेचारे सब हैरान थे और सब स्तब्ध थे, देख रहे थे उसके एक्चुअली स्पीच को, सुनते रहे। उसकी जो लैंग्वेज थी वो प्रॉपर ब्रिटिश एक्सेंट थी, तो ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये बोल क्या रहा है। तो ये बड़े ही ह्यूमरस मैनर में यहाँ पे राइटर ने डिस्क्राइब किया है। नो वन न्यू व्हाट ही वाज सेइंग, कि कार्यक्रम लगभग 1 घंटा चला और उसके बाद ये पोएट चला गया, लेकिन हर कोई चकराया हुआ था कि आखिर ये जो पोएट था इसने बोला क्या था। और बेचारा पोएट वो भी शायद खुद भी चकराया हुआ था कि आखिर ये मेरे साथ हुआ क्या, मैंने 1 घंटा बोला और किसी का कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं था, कोई कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था। इसलिए शायद राइटर भी चकराया हुआ था। हिज विजिट रिमेन एंड अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, और लास्ट में बोलता है राइटर कि अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री की तरह था, रहस्य ही बन के रह गया था उसका विजिट। तो ये हमारा एक ह्यूमरस सा चैप्टर था। थैंक यू।